मो- फक्त मॉर्निंग कंटिन्यू करायची का? फक्त मॉर्निंग कंटिन्यू करायची तुला? चलो राइट डाउन मोशन इन ए प्लेन. अब देखो बेसिकली जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज मोशन इन ए प्लेन. हा टॉपिक ॲज कम्पेअर टू मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन खूप जास्त सिम्पल आहे. इझी नाही आहे, खूप जास्त इझी. कळालं ना? फक्त कंडिशन काय आहे की मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन मधले जे कन्सेप्ट आहे त्या जर व्यवस्थित अप्लाय करता आल्या तर मोशन इन ए प्लेन मध्ये आपल्याला कुठलीच न्यू कन्सेप्ट स्टडी नाही करायची. कळालं ना? सगळं तेच असणार आहे जे आपण मोशन अलॉंग स्ट्रेट लाईन मध्ये डिस्कस केलंय. ठीक आहे. सो बेसिकली जो टॉपिक है मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन उसको हमें 4 पार्ट में स्टडी करना है. ठीक है. 4 पार्ट मध्ये डिवाइड करून आपण त्याला डिस्कस करणार आहे, ज्याच्यामध्ये फर्स्ट पार्ट येतो जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट वेक्टर. अभी वेक्टर मतलब क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है वेक्टर क्वांटिटीज, तो उनके साथ डील कैसे करते हैं उससे रिलेटेड डेटा है. मतलब जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंटीग्रेशन हम पढ़ते हैं, उसी तरह की मैथमेटिकल नहीं बोल सकते लेकिन एक प्रोसेस है जो वेक्टर के साथ डील करने के लिए हमें यहाँ पे स्टडी करनी है. ठीक है. तो पहले वेक्टर खत्म होने के बाद उसके बाद में हम डिस्कशन शुरू करेंगे अबाउट ऍक्च्युअल मोशन इन ए प्लेन. बट मोशन इन ए प्लेन मध्ये आपल्याला नवीन काही स्टडी नाही करायचं. परत एकदा त्याच 3 कन्सेप्ट असणार आहेत. कुठल्या कुठल्या? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, न्यू काहीच नहीं त्याच्यामध्ये. ठीक है. एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. बट उसको प्लेन में स्टडी करने के बाद वहां पे हम 2 एप्लीकेशन देखने वाले मोशन इन प्लेन के, एक प्रोजेक्टाइल मोशन एंड दूसरा सर्कुलर मोशन. ठीक है. तो ये 4 पार्ट में डिवाइड करके हम टॉपिक को पढ़ने वाले. तो वन बाय वन डिस्कशन शुरू करते हैं. राइट डाउन पहले वेक्टर. वेक्टर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटीज मतलब द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantities which requires the physical quantities which requires magnitude, the physical quantities which requires magnitude as well as direction, the physical quantities which requires magnitude as well as direction, and also follows laws of vector algebra, also follows laws of vector algebra, are called as vector quantities, are called as vector quantities. एग्जाम्पल बोलो वेक्टर के. वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जाम्पल बोलो. फोर्स, राइट डाउन एग्जाम्पल. फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स, वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट. उसके बाद में लिखो स्केलर क्वांटिटीज. स्केलर क्वांटिटीज. अब ये स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? चॉक बॉक्स देना. स्केलर क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? द फिजिकल क्वांटिटीज only magnitude which requires only magnitude for its complete representation. The physical quantities which requires only magnitude for its complete representation. The physical quantities which requires only magnitude for its complete representation. The physical quantities which requires only magnitude for its complete representation are called as scalar quantities. अब स्केलर क्वांटिटीज मतलब कौन से होती है? एग्जांपल स्पीड, देन मास, देन डिस्टेंस, देन वर्क, पावर,
एनर्जी, अगेन टाइम, वेरी गुड। ये क्या हो गया एग्जांपल ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। अब कंडीशन क्या है, देखो ये जो टॉपिक है हमारा मोशन इन ए प्लेन का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हम स्केलर एंड वेक्टर के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो वेक्टर क्वांटिटीज है उनके साथ डील कैसे करते हैं, बस हमें इतना ही पढ़ना है। इसका मतलब जो स्केलर क्वांटिटीज है उनके बारे में हम यहाँ पे इस टॉपिक में इसके बाद कुछ भी डिस्कशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि स्केलर के साथ डील करने की जो प्रोसेस आहे ती आपण लहानपणापासून स्टडी करत आलोय, बरोबर? ठीक है, मतलब कि जो एडिशन हम नॉर्मली करते हैं नंबर की, सेम एडिशन एप्लीकेबल होती है स्केलर क्वांटिटीज के लिए भी। जो मल्टीप्लीकेशन हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, एज इट इज मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन स्केलर के लिए भी एप्लीकेबल होता है। इसलिए स्केलर से रिलेटेड आगे इस टॉपिक में कुछ भी डिस्कशन हमें नहीं करना है। लेकिन जब हम बात वेक्टर की करेंगे, जब बात वेक्टर की होगी, तो वेक्टर का जो अलजेब्रा होगा, मतलब वेक्टर को ट्रीट करने की जो प्रोसेस होगी, वो अब तक जो हमने मैथमेटिकल नंबर के साथ डील करने की जो स्टडी की थी उससे ऑल टुगेदर डिफरेंट रहेगी। ठीक है, यानी कि आगे से हमारा डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड रहने वाला है। फिर से एक बार, वेक्टर एंड स्केलर में क्या बेसिक डिफरेंस है समझ में आ रहा है? मतलब स्केलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी भी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन वेक्टर रिप्रेजेंट करते टाइम क्या रिक्वायर्ड है? डायरेक्शन रिक्वायर्ड है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अनिरुद्ध को बोला कि जाके मुझे एक पेन लाके दो, तो अनिरुद्ध काय करेल? पेन आणून देईल, बरोबर? डायरेक्ट जाऊन आणून देईल का? पैसे घेऊन देईल ना माझ्याकडून। ठीक आहे, काय विचाराल तो फक्त जाताना किती रुपयाचा पेन आणायचा, बरोबर आहे की नाही? असं विचाराल का सर ईस्टकडून आणू पेन का नॉर्थकडचा पेन आणायचा की अपवर्ड पेन आणायचा, डाऊनवर्ड पेन आणायचा, असं काही क्वेश्चन असेल का? म्हणजे त्यांनी काय केलं, एक वर्क केलं आणि त्या वर्कसाठी रिक्वायरमेंट कशाची? ओनली मॅग्निट्यूड की। बट मी जर सांगितलं श्रवण ही चेअर उचलून ठेव, म्हणजे चेअरचं डिस्प्लेसमेंट कर, श्रवण काय म्हणाल? डोक्यावर ठेवू का? बरोबर आहे की नाही? श्रवणचा नेक्स्ट क्वेश्चन काय असेल? कुठे ठेवायची? कळालं ना? म्हणजे इनिशियल पोझिशन पासून फायनल पोझिशन कुठं असेल, म्हणजे त्याला रिक्वायरमेंट कशाची आहे? डायरेक्शनची, ॲज वेल एज मॅग्निट्यूड तर लागणार आहे, जेवढी लेंथ असेल तेवढी। हा बेसिक डिफरन्स असतो स्केलर अँड वेक्टर क्वांटिटी मध्ये। ठीक आहे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, रिप्रेझेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमें समझ में कैसे आएगा, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, उसकी बेसिकली दो प्रोसेस होती है। एक, वेक्टर को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है, एंड दूसरा वेक्टर को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैथमेटिकली करता ना, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स अगर है तो उसको मैथमेटिकली बोला जाएगा। एंड ग्राफिकली का मतलब क्या होगा? अगर वहां पे कुछ पॉइंट, लाइन, डायग्रामेटिकल कंडीशन आ रही है तो वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, तो वेक्टर को अगर मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी है हम उसके ऊपर बस एक एरो ड्रॉ कर देते हैं, यानी एफ के ऊपर ये एरो आ गया, इसका मतलब एफ क्या बन गई? वेक्टर क्वांटिटी बन गई। ठीक है, उसके बाद में अगर x लिखा है और उसके ऊपर अगर हमने एरो ड्रॉ किया है, इसका मतलब x अगर डिस्प्लेसमेंट है तो वो क्या हो गई? वेक्टर क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमें मैथमेटिकली वेक्टर को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। वही अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो जैसे कि फॉर एग्जांपल a यहाँ पे एंड ये b यहाँ पे, इन दोनों के बिटवीन का डिस्प्लेसमेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें a एंड b के बिटवीन लाइन ज्वाइन करनी पड़ेगी। उसकी इनिशियल टू फाइनल इस डायरेक्शन में एरो ड्रॉ करना पड़ेगा, एंड ये एरो की या फिर इस लाइन की जो लेंथ है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगी या प्रोपोर्शनल होगी? इक्वल नहीं होगी हर बार, क्या बोलेंगे हम उसको? प्रोपोर्शनल होगी। मतलब जैसे ग्राफ ड्रॉ करते टाइम कंडीशन देखते हैं ना कि ग्राफ के ऊपर 1 सेंटीमीटर मतलब प्रैक्टिकली 10 किलोमीटर, झालं होतं कसं कधी? उसी तरह से हम यहाँ पे ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो लेंथ है इस सेगमेंट की वो प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है, एक्चुअल लेंथ की या फिर जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उसकी लेंथ के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है मैथमेटिकली एंड ग्राफिकली। बघा नवीन काहीच नाही, हे सगळं आपण 9th स्टँडर्ड पासून स्टडी करत आलोय। ठीक है, फिजिक्स में हम जितनी क्वांटिटी पढ़ेंगे दो टाइप की होगी, कुछ वेक्टर होगी, रिमेनिंग स्केलर होगी। स्केलर मतलब उनको डायरेक्शन नहीं होती है तो उनको अलग से स्टडी नहीं करना है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज की केस में क्या होता है? मैग्नीट्यूड भी है देन डायरेक्शन भी है, और उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें हर बार डायरेक्शन को कंसीडर करना पड़ता है। यानी कि जब भी हम वेक्टर की एडिशन करेंगे, जब भी हम वेक्टर की सब्ट्रैक्शन करेंगे, जब भी हम वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, जब भी वेक्टर का डिवीजन तो होता ही नहीं है। ठीक है, तो ये तीन प्रोसेस के लिए हमें अलग से कुछ रूल्स यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे और उसी को हम इस टॉपिक में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, घ्या लिहून।
रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, एक मैथमेटिकली एंड एक ग्राफिकली। हमें आगे एक वेक्टर दिया है 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? हमें क्या करना पड़ेगा? पहले इस तरह के कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने पड़ेंगे और इस एक्सिस के ऊपर डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी डायरेक्शन कौन सी है। इधर ईस्ट है तो इधर 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 साउथ होगा। समझ में आ रहा है? तो अगर आपको फोर्स बोला है 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट है, इसका मतलब क्या होगा? ये ईस्ट के अलोंग मुझे यहाँ पे इस लेंथ का मैग्नीट्यूड कुछ तो प्रोपोर्शनलिटी निकालना पड़ेगा और ये 10 न्यूटन यहाँ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर मैथमेटिकली वेक्टर दिया था, उसको हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया। अगर आपको बोला है कि 5 न्यूटन अलोंग नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या होता है? नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में कहीं पे भी ड्रॉ करो, है ना, 45 डिग्री। मतलब यहाँ पे हमें ड्रॉ करना पड़ेगा ये 5 न्यूटन वाला वेक्टर, तो ये हो गया उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो इस तरह से हम ग्राफ्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, एंगल बिटवीन वेक्टर्स। एंगल बिटवीन वेक्टर्स मतलब हमें दो वेक्टर दिए जाएंगे और दो वेक्टर के बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना है। तो कंडीशन क्या है? देखो कि सपोज ये पहला वेक्टर है जो हमें दिया है p वेक्टर, एंड यहाँ पे और एक वेक्टर है ये दिया है q वेक्टर। तो इन दोनों के बिटवीन अगर एंगल 60 डिग्री है तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कितना हो गया? 60 डिग्री हो गया। कळालं ना? असं असतं तर मी सांगितलंच नसतं। हमें उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। जब भी दो वेक्टर के बिटवीन हमें एंगल फाइंड करना होता है तो क्या करना पड़ेगा? वेक्टर को टेल टू टेल ज्वाइन करना पड़ेगा। टेल टू टेल मतलब शेफ्टी टू शेफ्टी, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वेक्टर है, तो ये वेक्टर जो ऊपर था हमें टेल टू टेल मतलब उसके डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। अब ये बन गया p वेक्टर, ये बन गया q वेक्टर। ठीक है, और टेल टू टेल ड्रॉ करने के बाद दो वेक्टर के बिटवीन जो स्मॉलर एंगल होता है, क्योंकि यहाँ पे दो एंगल है, इधर से जाएंगे तो ये कितना है? 60 डिग्री है। ये कितना बचेगा? 120 डिग्री। इसका मतलब दोनों 120 बनेगा क्या? कितना बनेगा? कितना होगा फिर? 300 डिग्री होगा। पूरा एंगल 360 होता है ना। ठीक है, तो दोनों में से जो स्मॉलर एंगल होगा उसको हम बोलेंगे एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहाँ पे स्मॉलर कौन है? 60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से आपको वेक्टर की एडजस्टमेंट दी है, तो बोल दोनों वेक्टर के बिटवीन एंगल कितना होगा? देखो क्या होगा? टेल टू टेल ज्वाइन करने के लिए पहले ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 240 आएगा या कितना आएगा? हे बघा, ये एंगल 120 है, तो ये कितना हो गया? मतलब दो वेक्टर के बिटवीन स्मॉलर एंगल कितना आहे? कळालं ना? फक्त काय करायचं आपल्याला? टेल टू टेल जॉईन करायचंय। दोनों में से जो छोटा स्मॉलर एंगल होगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। क्लियर? ठीक है, तो ये था बेसिक, कुछ भी काम का नहीं है ऐसा इंट्रोडक्शन अबाउट वेक्टर। अभी एक्चुअल इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू वेक्टर डिस्कस करना है हमें। उसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा दैट इज अबाउट यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, राइट डाउन यूनिट वेक्टर। क्या होता है यूनिट वेक्टर का मतलब? वेक्टर का मैग्नीट्यूड यूनिट है। यूनिट है मतलब 1 है, बट उसको मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या है? डायरेक्शन भी है। सो राइट डाउन अ वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड a vector having single magnitude in particular direction। पर्टिकुलर डायरेक्शन मतलब उसकी डायरेक्शन फिक्स होती है, मालूम होती है, नोन होती है। ठीक है, वेक्टर हैविंग सिंगल मैग्नीट्यूड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन इज कॉल्ड एज यूनिट वेक्टर। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखो कि हर बार जब भी यूनिट वेक्टर आएगा
तो उसका मैग्नीट्यूड 1 रहेगा। यानी यूनिट वेक्टर को अगर हम किसी भी दूसरे वेक्टर से या फिर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड कभी चेंज नहीं होगा, 1 चेंज नहीं होगा। अगर 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 ही रहेगा, 20 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो -40 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो, समझ में आ रहा है ना। मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज नहीं होगा अगर वो स्केलर नंबर है तो। इसका मतलब अगर गिवन क्वांटिटी को डायरेक्शन है तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए हम ये यूनिट वेक्टर की कंडीशन जो है, कंसेप्ट जो अप्लाई करते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं कि अगर यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट एक्सिस दिए, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जो जिस पॉइंट पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो बनता है उनका ओरिजिन। अब अगर इस स्पेस में हमें कोई भी पॉइंट दिया जा रहा है ए और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3, 4, दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट दिए 4, 3, 2, तो ये अपन स्टडी कर डालो पहले क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है 2, 3, 4 का मतलब x कोऑर्डिनेट 2 है, y कोऑर्डिनेट 3 है एंड z कोऑर्डिनेट 4 है। देन 4, 3, 2 का मतलब x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट, समझ में आ रहा है। लेकिन इस तरह से हर बार ये x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट है, z कोऑर्डिनेट है, अलोंग x है, अलोंग y है, ये रिप्रेजेंट करना हमें न्यूमेरिकली पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए हमने डिसाइड किया है कि नाउ ऑनवर्ड जब तक फिजिक्स चल रहा है हमारा, तब तक अगर कोई भी क्वांटिटी अलोंग x एक्सिस अगर एक्ट होती है तो उसके साथ हम आई कैप लिख देंगे। और आई कैप का मतलब क्या होगा, x एक्सिस नहीं होगा, यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस होगा, क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड कितना है, 1 है। उसके बाद में अगर कोई भी क्वांटिटी y एक्सिस के अलोंग एक्ट होती है तो उसके साथ हम क्या लिख देंगे, j कैप लिख देंगे। अगर कोई z के अलोंग एक्ट होती है तो उसके साथ हम क्या लिखेंगे, k लिख देंगे। देखो आई कैप का मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, j कैप का मतलब एंड z एक्सिस का मतलब z एक्सिस है, k कैप का मतलब युनिट वेक्टर अलोंग z एक्सिस होगा। कळालं। म्हणजे आता सपोज हा पॉइंट ए आपल्याला दिला होता जिचे कोऑर्डिनेट्स 2, 3, 4 है। अगर मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या करूंगा, 2 के साथ में आई कैप लिख दूंगा, देन 3 के साथ में कौन होगा, देन 4 के साथ में कौन होगा। अगेन इसका मतलब क्या हो रहा है, अलोंग x एक्सिस, अलोंग y एक्सिस, अलोंग z एक्सिस, कड़ा लो, ठीक है। अगेन सेकंड पॉइंट है बी, उसको अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस फिर से 4 आई कैप है, इसका मतलब क्या होगा, गिवन वेक्टर, फिर वो क्या है मालूम नहीं, डिस्प्लेसमेंट है, फोर्स है या फिर पोजीशन है, जो कुछ भी है उसका एक्स एक्सिस के अलोंग का कंपोनेंट कितना है, 4 है, कोऑर्डिनेट कितना है, 4 है, वाई के अलोंग कितना है, 3 है एंड झेड के अलोंग कितना आहे, 2 आहे। कळालं ना, फक्त या मिनिंग्स आहे त्याच्या, आय कॅप, जे कॅप, के कॅप। आता इथून पुढे आपलं आयुष्य यांच्यासोबतच चालणार आहे, कळालं ना। तो हर बार आई कैप दिख गया, इसका मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, जे कैप आ गया मतलब, के कैप आ गया मतलब जेड एक्सिस के अलोंग। क्लियर है, आई जे के, आई का मतलब, जे कैप का मतलब एंड के कैप का मतलब, रही लक्षामध्ये, ठीक है। तो इस तरह से ये यूनिट वेक्टर हम रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। अब यूनिट वेक्टर से रिलेटेड हे लिहून घ्या पहिले। लिहून घे परत परत म्हणतो फास्ट होते ना, आजच संपवायचं का, हे करायचं का। Have patience, everything will come to you at right time and right moment. खरं आहे का हे, 100% खोटं आहे, कळालं ना। पेशन्स ठेवून जर आपण शांत बसलो, आपल्याकडे कोणी येणार नाही, त्यामुळे प्रयत्न करा, कळालं ना। आता अभ्यासाचे करा, नंतर सगळे करा, ठीक आहे। ए हो गया 2, 3, 4, बी हो गया 4, 3, 2। एक्स एक्सिस के अलोंग है आई कैप, का बरं असले तुम्ही, करे सनी, का बरं असला तू, काय 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 म्हणता शुभम, है चलो फिनिश्ड।
एवढं सिंपल आहे बघा. प्रत्येक वेळी आता इथून पुढे जे नंबर दिसणार आहे, ज्या फिजिकल क्वांटिटी दिसणार आहे, त्या प्रत्येकासोबत IJK 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 येणार आहे. मग या IJK ला अजिबात घाबरायचं नाही. त्यांचा मीनिंग फक्त काय है, आई कैप का मतलब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग गिवन क्वांटिटी है, जे कैप का मतलब वाई के अलॉन्ग गिवन क्वांटिटी, के कैप का मतलब हे सोडून काहीच अर्थ नहीं, त्याला काहीच मीनिंग नहीं, कळालं ना. त्यामुळे त्याच्यामुळे कन्फ्यूज नहीं व्हायचं, त्याला घाबरायचं नहीं. ठीक है. तो अगर हमें कोई वेक्टर इस फॉर्म में दिया जा रहा है, P वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और हमें इस वेक्टर का निकालना है मैग्नीट्यूड. एक्चुअल में इसको मॉड्यूलस बोला जाता है. मॉड्यूलस ऑफ ए गिवन वेक्टर मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर. आता मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर मीन्स व्हाट, विदाउट कंसिडरिंग डायरेक्शन. जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब ओनली उसका जो नंबर है यूनिट के साथ में वो कितना होगा, उसको मैग्नीट्यूड बोला जाता है. करते हैं ना. मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन कंसीडर किए बिना सिर्फ जो नंबर होगा और वो नंबर के साथ में जो यूनिट है, तो यूनिट एंड नंबर, इनको बोला जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए गिवन वेक्टर. तो जब भी हमें वेक्टर IJ के इस फॉर्म में दिया जाएगा और उसका हमें करना है मैग्नीट्यूड कैलकुलेट, तो एक ही प्रोसेस होगी. हर बार हमें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और इस स्क्वायर रूट में जो आई कैप, जे कैप एंड के कैप के कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट मतलब उनके साथ में जो नंबर है उनको स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा. देखो आई कैप के साथ कौन है, 2 का स्क्वायर, जे कैप के साथ कौन है, 3 का स्क्वायर, के कैप के साथ में कौन है, तो ये बन गया 4. तो रूट में कितना आ रहा है, रूट ऑफ 70. ठीक है. चलो नेक्स्ट वेक्टर दिया है आपको Q वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप. अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बोलो. सोडवा, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करायचं. क्या करेंगे पहले, स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4, तो कितना आ रहा है, किती, माइनस कौन मतलब -1 था, बस -1 का स्क्वायर क्या होता है, +1 होता है. ठीक है. नेक्स्ट आर वेक्टर, और ये गिवन है -i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप. फिर से देखो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ -1 का स्क्वायर +1 -2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, यानी ये बन गया 3. रफ कळालं. मग युनिट वेक्टर काय असतं, रिप्रेझेंट कसं करतो आपण, आणि मॅग्निट्यूड कसं काढायचं. ठीक है. बट ये था सिर्फ ओनली रिलेटेड टू आई कैप, जे कैप एंड के कैप. बट एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे अभी हमने यहाँ पे एक वेक्टर देखा था, P वेक्टर इक्वल्स टू 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2 इंटू के कैप. हमें चाहिए इसका यूनिट वेक्टर. तो यूनिट वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन में हम क्या चेंज करते हैं, जो एरो था उसको निकाल के इस तरह से कैप ड्रॉ कर दो, इसको बोला जाता है पी कैप. और इस तरह का सिंबल अगर आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, यूनिट वेक्टर है. समझ में आ रहा है ना. अगर ऐसे दिया है तो इसका मतलब ये क्यू वेक्टर हो गया, लेकिन अगर ऐसे दिया तो, अगर ये आर वेक्टर है तो इस तरह से होगा, इसका यूनिट वेक्टर है तो आर कैप. बस सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन में थोड़ा सा डिफरेंस आता है. अब ये पी वेक्टर मतलब किसी भी वेक्टर का अगर हमें यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करना है तो हमें करना क्या पड़ेगा, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. ये डेफिनेशन हमें यूज करनी पड़ेगी, गिवन वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड. अब कंडीशन क्या होगी, देखो ऊपर जो वेक्टर है उसी के मैग्नीट्यूड से हम उसको डिवाइड कर रहे हैं, तो सेम क्वांटिटीज का रेशो ऑलवेज कितना आता है, लेकिन डिफरेंस क्या है, ऊपर डायरेक्शन थी वो एज इट इज रहेगी, मतलब मैग्नीट्यूड 1 हो गया और उसके साथ डायरेक्शन आ गई, यानी ये बन गया यूनिट वेक्टर. जैसे आपको बोला है कि एक फोर्स एक्ट हो रहा है 10 न्यूटन का अलोंग ईस्ट. क्या हो रहा है, 10 न्यूटन इतना फोर्स एक्ट हो रहा है अलोंग ईस्ट. अभी ईस्ट को हमने क्या लिया था, आई कैप एजे कैप, आई कैप लिया था. ठीक है. तो इसका मतलब हमें अगर इस 10 न्यूटन अलोंग ईस्ट का यूनिट वेक्टर चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 10 है अलोंग ईस्ट को आई कैप लिया था तो ये आई कैप आएगा, डिवाइड बाय उसका मैग्नीट्यूड कितना है
10 है, तो इनका रेशियो लेना पड़ेगा, यानी हमें यूनिट वेक्टर मिल गया अलोंग। समझ में आ रहा है? मतलब यूनिट वेक्टर जो है वो ऑलवेज एक्ट होगा इन द सेम डायरेक्शन एज द टॉप गिवन वेक्टर, यानी ये पी कैप की डायरेक्शन ये पी वेक्टर के डायरेक्शन की सिमिलर ही रहेगी। बस डिफरेंस क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, जब उसका यूनिट वेक्टर आएगा तो उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1 रहेगा। ठीक है, तो बोलो पी कैप कितना आएगा, कितना आएगा पी कैप, करो कैलकुलेट। पी वेक्टर कितना है, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड फिर से रूट में 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 रूट ऑफ 9, मतलब ये बनेगा 3, तो ये कितना आ गया 1/3 इन ब्रैकेट 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप। कोण आहे ये युनिट वेक्टर, लक्षात घ्या युनिट वेक्टर म्हणजे प्रत्येक वेळी दिसायला तर 1 दिसेल असं नसेल, कळालं ना? यहाँ पे दिखते टाइम सर हे कुठं 1 येईल असं वाटतं तुम्हाला, बट हे 1च असतं, कळालं ना? त्यामुळे जसं दिसतं त्याच्यावर विश्वास ठेवायचा नाही। देन क्यू वेक्टर इक्वल्स टू i कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। अब इसका यूनिट वेक्टर हमें चाहिए, यानी क्यू कैप कैलकुलेट करना है, करो कितना होगा, रूट ऑफ 21। सिर्फ क्या होगा, पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे, 4 स्क्वायर 16 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब 1 अपन रूट ऑफ ये आ गया। अब ब्रैकेट में कौन होगा, आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप हो गया। नेक्स्ट अब इसका यूनिट वेक्टर कैलकुलेट करो। देखो पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा, रूट में 1 प्लस 81 प्लस 4 कितना आ रहा है, रूट ऑफ 86। तो ये 1 अपॉन रूट ऑफ 86 इंटू गिवन वेक्टर तो सेम रहेगा, आई कैप माइनस 9j कैप प्लस 2k कैप। कड़ा लो यूनिट वेक्टर कैसे कैलकुलेट करना है, हो जाएगा क्लियर। फिर उसके बाद में राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। नल वेक्टर और जीरो वेक्टर क्या होगा, नल वेक्टर और जीरो वेक्टर का मतलब, a vector having zero magnitude, a vector having zero magnitude in an arbitrary direction, arbitrary direction, arbitrary मतलब रैंडम, एनी, नॉट डिफाइंड, मालूम नहीं, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। ऐसा जो वेक्टर है, बस कंडीशन क्या है, उसका मैग्नीट्यूड 0 चाहिए, उसको बोला जाएगा नल वेक्टर और झिरो वेक्टर। ठीक आहे, आता असा वेक्टर बेसिकली पहिले इंट्रोड्यूस करण्याची काय गरज आहे, जसा मॅग्निट्यूड 0 आहे तो काही कामाचा आहे का, आहे म्हणूनच दिलाय, कळालं ना, नहीं म्हणायचं नाही असं। ठीक है, देखो कंडीशन क्या है, हम आगे देखने वाले कि अगर हम दो फोर्स है सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, 20 न्यूटन है एंड उसके बाद में और एक फोर्स है 20 न्यूटन है, तो इनके एडिशन कर सकते हैं क्या, इफ दे आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, कर सकते हैं क्या एडिशन। ईश्वरी गुड मॉर्निंग, कर सकते हैं रेवन। अगर एक फोर्स दिया है 20 न्यूटन एंड दूसरा डिस्प्लेसमेंट है 35 मीटर, तो इनका डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं क्या, इनका एडिशन कर सकते हैं क्या, क्यों नहीं कर सकते। गाई म्हशी लक्षात ठेवायचं, कळालं ना, एका शेतात 4 गाई चरत होत्या, 3 म्हशी तिथं आल्या तर टोटल नंबर ऑफ गाई विल बी 4 राहील, कळालं ना, गाईमध्ये म्हशी ऍड होत नाही, त्यामुळे ऍड करत असताना दोनों भी वेक्टर कंपल्सरी सेम चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 20 न्यूटन एंड 20 न्यूटन, इनकी जब एडिशन करेंगे तो क्या मिलता है यहाँ पे 40 न्यूटन, कड़ा लो। इसका मतलब क्या हो रहा है कि अगर दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो इनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, दो वेक्टर को अगर ऐड कर रहे तो उनका रिजल्टेंट क्या आ रहा है, वेक्टर ही आ रहा है, कळालं ना। याचाच अर्थ असा होतो की जर दोन्ही वेक्टरची आपण सबट्रॅक्शन केली तो इनका रिजल्टेंट भी क्या आना चाहिए, वेक्टर ही आना चाहिए, कळालं ना। तो ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 है और उसको डायरेक्शन है लेकिन आर्बिट्ररी, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, उसको बोला जाता है नल वेक्टर और
जीरो वेक्टर, राइट डाउन, लिख लिया था, डिफाइन किया था। इसका एग्जांपल बोलो, देखो कार है, कार में ड्राइवर बैठा है, उसने कार स्टार्ट की है, गियर डाला है, बस क्लच छोड़ना बाकी है, समझ में आ रहा है? इसका मतलब कार का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट है उसका, मॅग्निट्यूड झिरो आहे, कळालं ना? डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगा? आपल्याला माहित नाही त्यांनी फॉरवर्ड टाकलाय गियर का रिवर्स टाकलाय, मतलब डायरेक्शन आर्बिटरी, बोल नहीं सकते, समझ में आ रहा है? सेम कंडीशन में वेलोसिटी कितनी है कार की? जीरो है, मतलब मैग्नीट्यूड जीरो है, लेकिन वो वेक्टर है, समझ में आ रहा है? क्योंकि वो आगे जा सकता है, पीछे जा सकता है, राइट में जा सकता है या फिर लेफ्ट में जा सकता है, ठीक है? एंड इसकी स्टैंडर्ड केस होती है पोजीशन वेक्टर ऑफ द ओरिजिन या फिर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ द ओरिजिन, समझ में आ रहा है? एक क्वांटिटी है और एक बॉडी है जो ओरिजिन पे है और ओरिजिन पे ही है, ओरिजिन पे थी और ओरिजिन पे ही है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कितना हुआ? समझ में आ रहा है? लेकिन बाद में होने वाला डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, वाई होगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, हमें मालूम नहीं, मतलब डायरेक्शन क्या हो गई? आर्बिटरी हो गई, ठीक है? तो उस टाइप के वेक्टर को बोला जाता है जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। याचा विषय इथं संपवायचा, याचा आपल्याला काही यूज नहीं है, ठीक है? यूनिट वेक्टर बहुत ज्यादा यूज करना है, लेकिन इसका कुछ भी यूज हमें आगे नहीं करना है। राइट डाउन नेक्स्ट वेक्टर, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स क्या होगा? इक्वल वेक्टर का मतलब अ वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन, मतलब वेक्टर को इक्वल होने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड इक्वल होने से नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड के साथ साथ वहां पे डायरेक्शन भी सेम चाहिए। वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन, वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, हाँ, टू वेक्टर्स हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड इन सेम डायरेक्शन are called as इक्वल वेक्टर्स। समझ में आ रहा है? मैग्नीट्यूड भी सेम है एंड डायरेक्शन भी सेम है, इस तरह से ये P वेक्टर है एंड ये Q वेक्टर है, तो इनको इक्वल वेक्टर कब बोल सकते हैं? अगर इनका मैग्नीट्यूड सेम है, जो डायग्राम में दिख रहा है, लाइन की लेंथ की, मतलब ये जो लेंथ है वो दोनों की सिमिलर है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, मतलब ये क्या बन गए? इक्वल वेक्टर बन गए, ठीक है? तो अगर ये इक्वल वेक्टर है तो इस टाइप के वेक्टर्स को क्या बोलेंगे? Very good, parallel vectors. Write down. Next point, parallel vectors. Parallel vectors. क्या होगा पैरेलल वेक्टर का मतलब? वेरी गुड, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन। इसका मतलब ये हो गया कि मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी सेम। देखो ये दोनों भी पैरेलल वेक्टर हो सकते हैं, ये भी पैरेलल वेक्टर है। कंडीशन क्या है? यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम था, यहाँ पे मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मतलब मैग्नीट्यूड सेम है डिफरेंट है फर्क नहीं पड़ता है, अगर डायरेक्शन सेम है तो उस टाइप के वेक्टर्स को बोला जाएगा एज ए इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स। राइट डाउन, क्या लिखा फिर पैरेलल वेक्टर में? वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड एज पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है? उसके बाद में ये P वेक्टर है एंड ये Q वेक्टर है, इनको क्या बोलेंगे? एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेरी गुड, तो एंटी पैरेलल वेक्टर में क्या होगा? डायरेक्शन अपोजिट होगी, मैग्नीट्यूड सेम है डिफरेंट है फर्क नहीं पड़ता है, तो राइट डाउन एंटी पैरेलल वेक्टर्स। एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या? एंटी पैरेलल वेक्टर्स मतलब वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट नहीं, अपोजिट, वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। वेक्टर्स हैविंग अपोजिट डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो इनको क्या बोलेंगे फिर? एंटी पैरेलल तो है लेकिन उनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो ये बनते हैं नेगेटिव वेक्टर, एक दूसरे के नेगेटिव वेक्टर। राइट डाउन नेगेटिव वेक्टर
क्या होगा नेगेटिव वेक्टर का मतलब? नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर इज ए वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर ऑफ ए गिवन वेक्टर, negative vector of a given vector is a vector having same magnitude. Negative vector of a given vector is a vector having same magnitude but in the opposite direction. But in the opposite direction. Negative vector of a given vector is a vector having same magnitude but in the opposite direction. वो क्या बनते हैं? नेगेटिव वेक्टर्स बनते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ये हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द वेक्टर, जो हमें वेक्टर रिलेटेड आगे का पार्ट स्टडी करने के लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, मॉड्यूल आया सब लोगों ने? चलो, तो मॉड्यूल में सॉल्व एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 तक का जो पार्ट है उसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यही डेटा रिक्वायर्ड था। अभी 1 बाय 1 हम सॉल्व एग्जांपल एंड कंसेप्ट एप्लीकेशन सॉल्व करेंगे। चलो, ऑनलाइन वाले मॉड्यूल निकालो, उसमें मोशन इन ए प्लेन वेक्टर किती लोकांकडे नाही आहे मॉड्यूल? म्हणजे बाकीच्यांकडे आहे ना? ठीक आहे, शेअर करा। चलो, ऑनलाइन वाले कंसेप्ट एप्लीकेशन 1 तक सॉल्व एग्जांपल एंड अनसॉल्व एग्जांपल सॉल्व करने अभी